सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। तो आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 10C तक सब कुछ देख लिया है। पार्ट 10C में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन दी SN2 रिएक्शन देखा था और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 10D हेलोल्किन हेलोअरीन का। और इसमें हम लोग इसके तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, इफेक्ट of solvent on SN2, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो बड़े अच्छे से धैर्य से पेशेंस से इस चीज़ को समझेंगे। तो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्वेंट का नेचर समझते हैं। सॉल्वेंट समझते हैं कितने तरीके से होते हैं। सॉल्वेंट्स आर कैटेगराइज्ड, यहाँ पे जो मतलब है हम लोगों का जिससे लेना देना है, इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और दूसरा है पोलर सॉल्वेंट्स। आप में से किसको ये बात पता थी? आपको पता थी? वेरी गुड, ताली बजाओ बेटा। अब ये बात किसको पता है ये बताना कि ये जो वर्ड पोलर और नॉन पोलर है, ये वर्ड हम लोग रिलेट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट से, है ना। दिमाग में खुरपेची घुसी। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वही है जो क्लास 11th में पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट होता है। हेलोल्किन हेलोअरीन की शुरुआत में भी डाइपोल मोमेंट को लेकर बात हुई थी। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड अगर आपको दो बातें नहीं पता तो प्लीज़ उसका आप यहाँ पर नोट बना लीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ कि इफ़ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी मॉलिक्यूल देन इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इफ dipole moment is not equal to 0 then it is a polar molecule। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्वेंट्स आर रिलेटेड टू द डाइपोल मोमेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम जो एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे CCl4, तो बेटा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। तो अगर हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स बना दें CCl4 के, तो तुम लोग बड़े आराम से समझ सकते हो कि बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिसिटी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। तो ऐसे हर सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा वो सारे के सारे नॉन पोलर के अंदर कैटेगराइज्ड हो जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट्स में वो एग्जाम्पल लेंगे जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब जैसे हम एसीटोन की ही बात कर लें, हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लें। अब भाई वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, देखो लोन पेयर आ गए, बेंट स्ट्रक्चर होता है, तो कहाँ से इसका डाइपोल मोमेंट 0 है बच्चों? CH3CO में कहाँ से इनका डाइपोल मोमेंट 0 है? एक तरफ ऑक्सीजन है, दो तरफ कार्बन है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्वेंट्स किस बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट के अंदर फर्दर दो कैटेगरी है और उन दो कैटेगरी का जानबूझकर मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है। एक कैटेगरी है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और ये दूसरी कैटेगरी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब जो तुम्हारी SN2 रिएक्शन है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि उसका जो रेट है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। सो जनरली आप किसी बुक में देखेंगे जनरली वर्ड लिखा रहता है। जनरली मतलब एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन वो अपने लेवल पे नहीं है।
हम लोगों को बस ये याद रखना है कि SN2 reactions generally occurs faster in polar aprotic solvents as compared to polar protic solvents. अच्छा है सर, ये बार बार एप्रोटिक प्रोटिक एप्रोटिक एप्रोटिक बोल रहे है, क्या इसका मतलब है? जो मना है बोलते जा रहे हो आप, समझाओ भी तो क्या है। हाँ हाँ समझा रहे हैं, सबर रखो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट्स इन विच hydrogen is attached to most electronegative atom. मेरे साथ रिपीट करिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड, is not attached to most electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen. और इसका एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हो, एसीटोन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के हम 2-3 एग्जाम्पल और बता देते हैं। DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर CH3N CHO CH3। और एक और एग्जांपल देख लो जो काफ़ी यूज़ होता है, DMSO का मतलब है डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड का? CH3, देखो एसीटोन में C डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे बस फर्क कितना होता है, C की जगह S आ जाता है। डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, CH3CN, ये सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। इसमें तुम कहीं पे भी देखो, क्या हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन सल्फर या ऑक्सीजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कहीं पे ऑक्सीजन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा। ये एप्रोटिक है। प्रोटिक का मतलब जो H+ देने के काबिल हो। बिल्कुल इसकी अपोजिट डेफिनेशन लिखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। आप प्लीज लिखिएगा कि सॉल्वेंट्स इन विच द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जैसे पानी हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे एसिड्स हो गई, इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वाटर में, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंतर्गत आती हैं। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। और SN2 generally occurs in polar aprotic solvent। तो एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए ना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक बार इसको जरा गौर से देखो, कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लो। तो आइए एक बार हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2। तो सॉल्वेंट्स आपके दो तरीके के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर और पोलर वर्ड किससे रिलेटेड है? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका जीरो नहीं होता वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें CCl4, इसमें हर तरफ सिमेट्रिसिटी है जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। पोलर सॉल्वेंट्स में अगर हम एसीटोन लिख दें, वाटर लिख दें, अल्कोहल लिख दें, तो ये सारे के सारे इनकी असिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप देख रहे हो लोन पेयर्स की वजह से कहीं पे भी इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी तो है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आएंगे क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब पोलर के अंदर फर्दर दो कैटेगरी होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे फिलहाल 3 बताए हैं। एक हो गया एसीटोन, एक हो गया DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और एक हो गया DMSO डाइमिथाइल
सल्फ ऑक्साइड। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो कि H+ को फैसिलिटेट करते हैं, या ये कह लो जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। और आपका जो SN2 है वो किसमें अकर करता है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट पे। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि SN2 पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ही फेवर करता है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़े से मुद्दे की बात और अच्छे तरीके से करते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि F- पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन पोलर प्रोटिक में उतना ही बेकार होता है। आइए मैं उसका रीज़न समझाता हूँ। HF, HCl, HBr, HI, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आप सब जानते हो कि एटॉमिक साइज या बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होती है तो हम ये लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि HI जल्दी टूटेगा तो H+ ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटेट होगा, ज़्यादा जल्दी से निकलेगा। अगर डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि ऊपर जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी इंक्रीज होगी? इनके कॉन्जुगेट बेस की। इनके कॉन्जुगेट बेस कौन से हुए? यहां पे लिख रहा हूं, F-, Cl-, Br-, I-। एक बार फिर से जरा रिकेप करो। मैंने HF, HCl, HBr, HI ये 4 चीजें लिखी हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। ऐसा होने पर HI जल्दी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये I- छोड़ देगा कंजुगेट बेस, ये Br-, ये Cl-, ये F-, यानी कि नीचे जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, या ये भी तो कह सकते हैं कि ऊपर जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अब ये एक जनरल रूल याद रख लेना, ये रूल है, इसको आप सब लोग याद रखेंगे कि बेस्ट बेस इज ऑलवेज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। बेस्ट बेस इज ऑलवेज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या? इफ द साइज ऑफ बेस वेरीज, तो फिर ये चीज लागू नहीं होगी। दूसरी, इफ द सॉल्वेंट यूज्ड इज पोलर प्रोटिक, तो भी ये चीज वैलिड नहीं होगी। तो आपको एक रूल क्या याद रखना है? चलो रूल याद करो मेरे साथ, बोलो जय हिंद। बोलो, बेस्ट बेस एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बेस्ट बेस एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बेस्ट बेस एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, एकदम उल्टा हो जाता है। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? पहली, अगर साइज ऑफ बेस वेरी कर रहा है, इसको भी समझेंगे आगे चल के। और दूसरा, इफ द सॉल्वेंट यूज्ड इज पोलर प्रोटिक, इसको अभी समझ लेंगे। तो देखो, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऊपर जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। लेकिन किसमें? पोलर प्रोटिक में नहीं। तो फिर कौन सा बचा तुम्हारे पास? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। इन पोलर एप्रोटिक
सॉल्वेंट्स। फिर से समझना, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, नीचे जाते हुए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इसका मतलब ऊपर जाते हुए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ऊपर जाते हुए बढ़ेगी। लेकिन दो केसेस में ऐसा नहीं होता, वो दो केसेस मैंने आपको लिखवा दी हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लिखना चाहें कहां पर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना चाहें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए, तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। कब? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर एक मिनट पॉज करिए। आपने ये तो बता दिया कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से हमको समझ में आ गया, क्योंकि एसिडिक से नीचे जाते हुए बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर जाते हुए बढ़ेगी, उल्टा ही तो होता है एसिड बेस, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ऊपर जाते हुए बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रूल है, ये तो रूल है, बेस्ट बेस इज ऑलवेज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब जो ये एक्सेप्शनल आ रहा है कि पोलर प्रोटिक में नीचे जाते हुए आपकी बेसिक न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, सर ये एक बार समझा दीजिए सर प्लीज, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ तो ये समझो, पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो बताओ F माइनस के साथ वो तकड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा? बस इतना बताओ, हाँ कि ना? बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ वो बेस्ट तरीके से दिखाएगा, क्योंकि एक तो सबसे छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑर्डर को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे? सिंस F minus is most electronegative and has the smallest size, therefore H plus of polar protic solvents will make a strong hydrogen bonding with it। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एनायन विल डिक्रीज। वो सबसे तकड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग F माइनस के साथ करेगा। अब भाई अगर F माइनस को तुमने चारों तरफ से घेर लिया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की क्षमता, वो तो कम हो गई ना। क्यों? क्योंकि वो हाईली हाइड्रेटेड हो चुका है, वो हाईली सॉल्वेटेड हो चुका है। न्यूक्लियोफाइल की जान, शान और प्राण उसका नेगेटिव चार्ज होता है, उसका गुमार, उसका ईगो, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके नेगेटिव चार्ज पे ही तुमने ठोकर मार दी, उसको चारों तरफ से तुमने घेर लिया और खूब अच्छे तरीके से घेरा। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी फ्लोरीन में होती है, और जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, I माइनस का एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो H2O मॉलिक्यूल उसको अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर सकते, उसको अच्छे से घेरा नहीं डाल सकते, तो I माइनस एकदम चौड़ में घूमेगा। हाँ भाई नमस्ते बड़ा नमस्ते, तो I माइनस ऐसे घूमेगा, सॉल्वेशन होने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी अच्छी नहीं करेगा जितनी F माइनस में करेगा। छोटो इतना छोटा सा F माइनस, उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, बेचारा इसे से धक्का लगाने की कोशिश करे, हटो 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 हटो, लेकिन I माइनस है नमस्ते, तो क्या है H2O उसको
अच्छे से घेर नहीं पा रहा है, इसलिए I माइनस को आराम से इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी वो दे सकता है। I माइनस बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से दे सकता है, किसी को भी अटैक कर सकता है, तो दैट मीन्स इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर इज बेटर देन द F माइनस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात और भी है, क्या कि जब नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड है, F माइनस छोटा है तो टाइटली बाउंडेड है। तो अगर I माइनस में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से दे सकता है, और अगर जल्दी से दे रहा है तो यानी कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर अच्छी है। तो ये चक्कर मुझे पूरा समझाना था आपको, जो कि लास्ट पार्ट का हिस्सा है, और मुझे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ही ये चीज समझानी थी, वरना वहां पे खिचड़ी पक जाती है। अब मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि क्यों आखिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है। तो अभी आप इसको बड़े प्यारे तरीके से नोट करिए, ठीक है। बच्चों, रोल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट इन SN2 मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि उसमें यूज हुआ था एसीटोन, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी, जैसे अगर हम मान लें कि यहाँ पे CH3Br है और इसकी रिएक्शन NaI के साथ हो रही है, और यहाँ पे हम एसीटोन लेते थे तो हमें मिलता था CH3I प्लस NaBr। तो बेसिकली एसीटोन करता क्या है, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये, है ना। ये क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या करेगा, ये बेटा घेरा डाल देगा हर तरफ से, चारों तरफ से ये घेर लेगा, और चाहेगा कि CH3Br और NaI के बीच में अटैक फटाफट हो, तेजी से हो, जल्दी हो, अच्छे से हो। तो उसके लिए ये घेरा क्यों डाल रहा है? अरे भाई सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा कम रहता है प्रोटिक के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये देखो, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा जी क्या है, मैंने पार्शियल नेगेटिव वाले को एक्सपोज करता हुआ क्यों लिखा है और पार्शियल पॉजिटिव को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो पार्शियल पॉजिटिव दो बल्कि ग्रुप से घिरे हुआ है, तो पार्शियल पॉजिटिव वाला अपना इफेक्ट उतना नहीं लगा पाएगा NaI में जितना पार्शियल नेगेटिव वाला लगा पाएगा। अब NaI की बात करें तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो Na प्लस ये जो सॉल्वेंट है Na और I को तोड़ने की कोशिश करेगा। सॉल्वेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी जो रिएक्टेंट मिक्सचर्स को आयंस में तोड़ने के काम आए या आयंस में तोड़ने के लिए मुकम्मल रहे। तो Na प्लस में जैसे ही तोड़ने के बाद उसको चारों तरफ से घेर लिया, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, आयन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से Na प्लस बेचारा दब जाएगा, घिर जाएगा। तो फ्री क्या बच गया, फ्रीली क्या बच गया आपके पास, Na के साथ जो I माइनस था, इट इज फ्री, इसके आसपास कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो C पॉजिटिव है यहां से स्टीरिकली हिंडर्ड है, तो ये C पॉजिटिव या किसी भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का पार्शियल पॉजिटिव किसी भी एनायन को घेरा नहीं डाल सकता, घेर नहीं सकता, जिसकी वजह से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा फ्री होता है टू अटैक, फ्रीली न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। और जब इसके पास आसपास कुछ नहीं होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी बहुत तगड़ी होगी, धड़ाम तरीके से अटैक मारेगा, इसको अलग कर देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है।
अब तुम अगर पोलर प्रोटिक लिए होते तो क्या होता, वो I माइनस को भी घेरा डाल देता, क्योंकि पोलर प्रोटिक में क्या रहता है ना, हाइड्रोजन रहता है। तो हाइड्रोजन जो है H प्लस जो है उसका जो पार्शियल पॉजिटिव है वो न्यूक्लियोफाइल को हर तरफ से घेर लेता है, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई। So I suppose now it is clear to all of you that why in SN2 mechanisms we used to take a polar aprotic solvents। अच्छा, SN1 में पोलर प्रोटिक लिया जाता है, क्यों लिया जाता है आने वाले पार्ट्स में आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया।